नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज के खास प्रोग्राम दमदार शख्सियत में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। कहते हैं कि मुसीबत और कठिनाई से जो दूसरों के लिए लड़ता है, सच्चा हीरो वही है जो गरीबों के लिए कुछ करता है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने देश के हालात देखकर हार नहीं मानी। उन तमाम देश के तथाकथित नेताओं और मदद के नाम पर दिखावा करने वालों की तरह फोन स्विच ऑफ नहीं किया, बल्कि देश में मिसाल कायम की। मिसाल विकट से विकट परिस्थिति में कुछ कर गुजरने की। मिसाल देश के हर एक नागरिक को एक समान देखने की। मिसाल कायम की है कोरोना काल में, जब देश भुखमरी और ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी से जूझ रहा था, तो हर एक शख्स को सुविधाएं मुहैया कराने की। जी हां, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खालसा हेल्प इंटरनेशनल के सर्वे सर्वा गुरप्रीत सिंह रमी जी। रमी साहब, स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। देश में जब हालात ऐसे थे रमी साहब, जब तथाकथित एनजीओ जो जनता की मदद करने का दम भरते थे, सभी अचानक से इस धरती से जैसे गायब से हो चुके थे। देश की जनता के बीच में त्राहिमाम मचने लगा था। हजारों लोगों की सड़कों पर जाने गई, हमने खुद अपनी आंखों से देखी थी वो तस्वीरें। ऐसे में आखिर किस प्रेरणा ने आपको प्रेरित किया कि आप धरातल पर उतरकर लोगों की मदद करें? सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत करेंगे आपके साथ, रमी साहब। और सारे आर्य न्यूज को देख रहे हैं जी। हमें सेवा का भाव वैसे ही सिख समाज में बहुत कूट कूट के भरा होता है। बिल्कुल। और हमारे गुरुओं ने जो कुर्बानियां दी हैं इस देश के लिए, शायद वही एक हमारा जो रास्ता है लोगों की सेवा करने का, उसी से स्टार्ट होता है। जो हमारी रगों में खून दौड़ रहा है हमारे गुरुओं का, गुरु तेग बहादुर साहब जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके छोटे साहिबजादे, बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। और उसी से हमारा जो रास्ता है बनता है कि हम लोगों की सेवा किस प्रकार कर सकें, और हम अपने जान की परवाह करने के बिना ही, कि जान की परवाह सब हर पूरी फैमिली को होती है, सबको अपने घरों की होती है। लोग अपने पेशेंट्स को बचाते हैं। जब किसी का पेशेंट पॉजिटिव हो जाता है तब वो बड़ी मुश्किल डॉक्टर हॉस्पिटल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, नहीं तो अपने घरों में ही अपने आप को बंद करके रखते हैं। जब भी कोरोना का पैनिक सिचुएशन आई, बट यहाँ पे लोगों की सेवा के लिए हम घरों से बाहर निकलते हैं, लोगों की मदद पहुंचाने के लिए। ये पिछले 1 साल से, जब से कोरोना है तब से हमारी ये फाइट खालसा हेल्प इंटरनेशनल इस कोरोना के सारी परिस्थितियों से जूझ रही है। जो पिछला कोरोना था उसमें भी जूझी, और इस टाइम जो नई मुसीबत पैदा हुई ऑक्सीजन की, उसके लिए खालसा हेल्प इंटरनेशनल ने अपना लंगर लगाया। बिल्कुल रमी साहब, शुरुआत 2020 से करेंगे, क्योंकि जितनी मुझे जानकारी है उसके अनुसार लगभग 2020 में जब देश कोविड की स्थिति से जूझ रहा था, ऑक्सीजन की कमी तब भी थी, लेकिन 2021 में हालात बद से बदतर होते चले गए। कौन सी वो तस्वीर थी जिसने आपके दिल को झकझोर कर रख दिया और उसने कहा नहीं, मुझे इस परिस्थिति से अपने देश के हर एक नागरिक को निकालना ही होगा? कौन सी वो तस्वीर थी? मैडम, जो लोग तड़पते हुए आते हैं, और जो हमने पिछले कोरोना से अब तक देखा, उसमें कोई भी किसी की मदद नहीं करता। इस उसमें अगर किसी को कोरोना है तो उसके फैमिली मेंबर्स भी उससे दूर चले जाते हैं, उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं। तो उस टाइम उस शख्स पे क्या बीतती है, ये हमसे ज़्यादा भली बात कोई नहीं जान सकता। तो यही चीज़ें, परिस्थितियाँ हमें पिछले साल से देखते देखते इतने हैबिचुअल हो गए थे हम कोरोना से फाइट करते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना का सेंटर जो है पूरे एनसीआर में एक ऐसा सेंटर है जिसमें हमने 2.5 लाख लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट किए, खालसा हेल्प इंटरनेशनल और गुरुद्वारा इंदापुरम की तरफ से। तो हमें इनके बीच में रहने की आदत पहले ही दिन से ही पड़ गई थी, और इनके सिम्टम्स को भापने की भी हमारे पास इतनी पॉपुलरता आ गई थी कि हम इनके सिम्टम्स भाप जाते थे। अगर मेरा कोई फैमिली मेंबर ही पॉजिटिव है, हम देखते ही बता देते थे कि आप चेकअप कराओ, आप पॉजिटिव हो गए हो। तो इसी प्रेरणा के चलते चलते 1 साल से तो हमें लोगों में रहने की और लोगों को कोरोना टेस्ट और उनका उपचार करने की ये क्षमता हमें रेगुलर आती रही 1 साल से, और यही कारगर साबित हुई। खालसा हेल्प इंटरनेशनल संस्था का नाम, वजह? मैडम, खालसा तो हमारे सिख कौम में जुड़ा ही है जी। हेल्प हम लोगों की, हर कम्युनिटी की करते हैं, इसमें कोई भी कम्युनिटी का भेदभाव नहीं है, सारी कम्युनिटी को हम एक बराबर समझते हैं। और इंटरनेशनल हमारी जो संस्था है, ऑल ओवर वर्ल्ड में हम अपने ऑफिस खोल रहे हैं।
इंग्लैंड बर्मिंघम में खुल चुके हैं ग्लोबल सिक विजन के साथ हमारा, और कनाडा में वैंकूवर में खुल चुके हैं, पूरे पंजाब में खुल गए हैं, और अब उत्तराखंड और पूरे इंडिया में हम अपने हॉस्पिटल्स और अपने ऑफिसेज खोल रहे हैं कि लोगों की सहायता हम इंडिया के कोने कोने तक पहुँचाएँ। उनमें कोई भी आदमी महरूम ना रह जाए। जो गरीब आदमी हैं जिनको कोई नहीं पूछता, ना उनके अपने रिश्तेदार पूछ पाते, ना उनको सरकारें पूछती, उसको हम खालसा हेल्प इंटरनेशनल अपनी सेवाएं देते हैं। रमीज साहब, देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा था और अभी तो थर्ड वेव आ चुकी है, अभी भी स्थितियां बहुत ज्यादा बेहतरीन नहीं हुई हैं। अभी भी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नहीं, अपना बचाव करना बेहद जरूरी है। ऐसी स्थिति से देश गुजर रहा था, आपने भी अभी कहा कि लोग अपने अपनों का साथ छोड़ रहे हैं। अगर हस्बैंड को हो गया है तो वाइफ साथ छोड़ देती है, बच्चों को हो गया है तो माता पिता साथ छोड़ देते थे, लेकिन ऐसी स्थिति में आप सामने निकल कर आए, आप लोगों ने कहा कि नहीं, मैं अपने देश को इस तरीके से नहीं छोड़ सकता हूं। आखिर वजह क्या रही होगी? क्योंकि अपने साथ छोड़ रहे थे। मैडम, कोरोना से 1 साल से जूझते हुए कोरोना से हमारी दोस्ती हो गई। कोरोना के गले में हाथ डाल के घूमते थे हम, और यही इंदिरापुरम गुरुद्वारा है जिसके बाहर करीब 1000 से 1200 आदमी जो पॉजिटिव हैं। जो पेशेंट आया वो तो पॉजिटिव है ही है, उसके साथ जो उसके रिश्तेदार, जो घर वाले आके हमारी गोदों में जो अपने हमारे हवाले कर जाते थे अपने पेशेंट, तो वो भी सारे पॉजिटिव थे। तो इस करके मैडम, पॉजिटिव से अगर हम ये सोचते कि पॉजिटिव को हाथ लगाना है कि नहीं लगाना, तो पता नहीं कितने हजार आदमियों की जिंदगी वहाँ पे सड़क पे ही चले जाती। तो ये चीज़ का डर तो हम निकाल चुके थे अपने मन से। मैं, मेरी फैमिली, मेरे वॉलंटियर सारे जूझे हुए थे इसी चीज़ में कि अब हम लोगों की जान कैसे बचा सकते हैं जब सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। एक बार भी कभी दिल में ये टीज नहीं उठी, कभी एक पॉइंट नहीं आया कि नहीं, जब देश में हर नागरिक अपने अपने बारे में सोचा? क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कम से कम 2000 सिलेंडर्स जो थे उनकी रिफिलिंग आप लोगों के द्वारा करवाई गई। ऐसा टाइम था कि लोग सिलेंडर्स की रिफिलिंग करवा के उन्हें स्टोर करके रख रहे थे कि नहीं, ये मेरे परिवार के लिए होगा और मैं दूसरों को क्यों दूं। देखते थे कि पड़ोसियों की जान जा रही है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, लेकिन वो लोग नहीं देते थे। ऐसे में आप लोगों ने इतनी ज्यादा लोगों की सहायता की, कभी दिल में ये खटका नहीं कि नहीं, मैं भी अपने परिवार के लिए जीऊं, अगर मुझे कभी कुछ हो जाता है तो मेरा परिवार का क्या होगा? क्योंकि ऐसी स्थिति से देश गुजर रहा था कि सभी अपने अपने बारे में सोच रहे थे। कभी परिवार की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया? कभी आपके दिल में नहीं आया? फिर परिवार का पूरा सपोर्ट था आपको? एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल कह लो, या अपनी फैमिली में जो मेरी आप बीती हुई, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे तो साथ थे ही इस काम में। मेरी सिस्टर, रियल सिस्टर गुड़गांव में इस पैंडेमिक से सिचुएशन में कोरोना से पॉजिटिव हो गई, वो और मेरे जीआई। तब उन्होंने डिमांड किया कि हमें 2 सिलेंडर यहाँ भिजवा दीजिए डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन पे, तो हम यहाँ सर्वाइव कर जाएंगे। तो मैंने अपनी सिस्टर को भी सिलेंडर नहीं भिजवाए, उनको वहाँ से लुधियाने शिफ्ट करके वहाँ एडमिट कराया हॉस्पिटल में, तो वहाँ ट्रीटमेंट हुआ। क्योंकि अगर मैं अपने घर के अपने मेंबर्स को सिलेंडर बांटूंगा तो बाकी मेरी टीम भी कहेगी भाई सबके साथ प्रॉब्लम है। तो जो काम का पीड़ा हमने उठाया है ना, तो वो हम उठा ना पाते। इस करके मैंने सबसे पहले पाबंदी अपने रिश्तेदारों पे लगाई, जिन्होंने कुछ मांगा, बिल्कुल कुछ नहीं दिया कि आप गुरुद्वारा इंदिरापुरम आइए, ऑक्सीजन 24 घंटे मिलेगी, पर हम घर में फैसिलिटी नहीं दे सकते। क्योंकि जिस एक सिलेंडर से मैं अपनी सिस्टर की जान बचाता, उससे करीब यहाँ दूसरे लोगों की 30 से 35 आदमियों की जान बचती है। तो ये प्रायोरिटी हमने दी कि पहले लोगों को लिए हमने सेवा चालू की है, उन्हीं पे हम समर्पित हों। घरों के लिए तो लोग अपनी जोखिम अपना घर वालों को ठीक करने में, उनके लिए तो लोग अपने आप फाइट कर ही रहे थे, बट हम लोगों के लिए फाइट कर रहे थे। तो मैंने अपनी फैमिली को भी अवॉइड किया, उसलिए अपनी रियल सिस्टर को भी। और यहाँ मैं दमदार शख्सियत के दर्शकों को बता दूं कि खालसा हेल्प इंटरनेशनल की यूथ टीम के लीडर खुद रमीज साहब के सुपुत्र हैं, अनमोल बिंद्रा और गुनीत सिंह जो हैं इनके सुपुत्र हैं। तो ये लोग भी अब, क्योंकि कहा जाता है ना कि देश में युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए कि लोगों के बीच जाए, उनकी सेवा करें। ज़्यादातर यही कहा जाता है कि युवा वर्ग जो है रमीज साहब, वो ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में बिजी रहता है या फिर अपने में ही बिजी रहता है, मतलब उसे दुनियादारी की इतनी फिक्र नहीं होती। ऐसे में आपने अपने बच्चों के अंदर लोगों की सेवा भाव का किस तरीके से पनपने दिया कि हाँ ठीक है, आप भी जाइए, आप लोगों की मदद करिए जाकर के, जैसे मैं कर रहा हूं? मैडम, कैसे सीख दिया? सेवा की शुरुआत अपने घर से की जाती है। पहले मैं सेवा में उतरा, अब मैं दूसरे के बच्चों को अगर कहूंगा कि तुम जाके सेवा करो तो वो गलत होगा जब तक अपने बच्चे ना उतारो। बिल्कुल। अगर दूसरों के बच्चों को, अकेले मेरे बेटे से काम नहीं चल सकता, मुझे पूरी यूथ की सहायता चाहिए। मेरी यूथ ब्रिगेड है,
उसको जो संभालता है मेरा बेटा संभालता है। सबसे पहले मेरा बेटा आगे होता है, फिर उसके पीछे यूथ ब्रिगेड होती है। सेम जैसे मैं आगे होता हूँ तो मेरे पीछे मेरी जो वॉलंटियर्स है मेरे साथ चलते हैं, जैसे जैसे मैं उनको गाइड करता हूँ। अब इतना बड़ा डिजास्टर जो आया है यहाँ पे हिमाचल में, उसके लिए 2 दिन से मेरा बेटा वहाँ पे रात को ही अपनी टीम लेके निकल गया। वहाँ लोगों के लिए सहायता की जो चीज बनी वो जाके सहायता की। वहाँ के डीएम साहब, एमएलए साहब के साथ उनकी मीटिंग हुई और क्या क्या वहाँ रिक्वायर्ड है, जो चीज़ हमने पहुँचा चुके हैं। उसके अलावा हमारी दूसरी खेप भी यहाँ से जा रही है, उसके लिए सारी जिम्मेवारी उस गुनीत सिंह के सिर पे है और बाकी उसकी टीम जो अनमोल बिंद्रा है उनके सिर पे है। और बाकी का सामान यहाँ से हम एक करके वहाँ पे भिजवा भी रहे हैं। और इस आपदा के लिए पूरे इंडिया में जहाँ भी खालसा इंटरनेशनल की जरूरत पड़ेगी वो 24 घंटे हम अवेलेबल हैं अपनी टीम के साथ। और मैं दमदार शख्सियत के दर्शकों को ये भी बना दूं कि रमीज साहब को ऑक्सीजन मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 2000 से ज्यादा सिलेंडर्स की रिफिलिंग करवा के इन्होंने देश के हर एक नागरिक तक पहुंचाने की कोशिश की कि कोई किसी भी व्यक्ति की जान कम से कम ऑक्सीजन की कमी से ना जाए। और इन्हें ऑक्सी वॉरियर का खिताब भी मिला हुआ है। रमीज साहब, सच्चाई है, बताइए जल्दी से दर्शकों को, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। ऑक्सीजन मैन का खिताब भी मिला मैडम, और पिछले जो डीडी न्यूज है उन्होंने हमें ऑक्सीजन वॉरियर के नाम से भी हम पे पूरा एपिसोड बनाया था जो पहले कोरोना काल में। और अब तो ऑल ओवर वर्ल्ड का मीडिया जो यहाँ पे गुरुद्वारा इंदिरापुरम में जो हम सेवा दे रहे थे 24 घंटे, तो उसमें पता नहीं कौन कौन से मेरे ख्याल सारे ही मीडिया थे जिन्होंने कवर किया। और पूरे वर्ल्ड में ये जो विख्यात हुआ गुरुद्वारा इंदिरापुरम और हमारा खालसा इंटरनेशनल, वो आप सब देख ही सकते हैं। और ऑक्सीजन मैन इस करके इन्होंने हमें नवाजा गया कि ऑक्सीजन जहाँ बिल्कुल कहीं भी सरकारों के पास नहीं थी, वहाँ पे हमने उस टाइम उसका इंतजाम किया कि जब सरकारों के भी हाथ खड़े हो गए, जब हमारे आसपास के हॉस्पिटल्स जिनका काम रेगुलर ऑक्सीजन से चलता उनके पास भी पीछे से बैकवर्ड उनके सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स खत्म थे, उनके हॉस्पिटल कोलैप्स हो रहे थे, उस टाइम पे हमने उनकी मदद की, हॉस्पिटल्स की, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड करा के, क्योंकि मानवता को जिंदा रखने के लिए इंसान तो वहां भी ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, अगर वो हॉस्पिटल कोलैप्स होते हैं तो आदमी तो वहां भी मरेंगे ना। तो इस करके हमने उनको भी सिलेंडर्स प्रोवाइड कराए। जो काम सरकारों के थे, जो वहां की गवर्नमेंट के थे, वो काम खालसा इंटरनेशनल ने करके दिखाया। और वो भी हमारा जो सेटअप था सड़क पे लगा हुआ था। कोई भी हमें ऐसी हेल्प नहीं मिली कि हमें हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई चीज हमें वहां पे प्रोवाइड हो। हमारा काम जो था, हमने पाइपलाइन तक लगा के एक सिलेंडर से 18 आदमी जिंदे रखे। जो आगे बढ़ते बढ़ते पाइपलाइंस भी हमने बढ़ा दी कि हमें सिर्फ सिलेंडरों पे डिपेंड नहीं रहना, हमें और भी हमने आगे क्या क्या उनको लोगों को बचाने की सहायता कर सकते हैं उसकी तैयारियां भी कर ली थी। तो वो पाइपलाइंस जो है अगर हम हॉस्पिटल में इंस्टॉल करते हैं कई दिन लग जाते हैं, उन पाइपलाइंस को हमने 4 से 5 घंटे में ऑन रोड रेलिंग्स पे इंस्टॉल कर दिया, जिससे लोगों के बचाने के लिए इतने लोगों को हम खालसा इंटरनेशनल बचा पाए। बिल्कुल। और मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दूं कि इंदिरापुरम मतलब 2020 से शायद रमी साहब आपने शुरुआत की थी इस संस्था की। 2020 से लेकर के अभी तक हर एक नागरिक तक सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हर एक नागरिक को खाना पहुंचाने, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है रमी साहब की गुरुद्वारों में जाते हैं, वहां पर लंगर लगते हैं, वहां पर जाकर के लोग भोजन ग्रहण करते, कहते हैं अगर कहीं खाना नहीं मिल रहा तो आप गुरुद्वारे चले जाइए, क्योंकि वहां पर तो 24 घंटे आपको खाना मिल ही जाएगा, कम से कम सर पे छत और भोजन वहां पर जरूर मिल जाएगा। लेकिन दर्शकों, यहां पर यह महत्वपूर्ण बात है कि 33 गुरुद्वारे के वाइस प्रेसिडेंट है रमी साहब, और इसके साथ साथ इसकी शुरुआत इन्होंने शायद सिंह सभा गुरुद्वारे से रमी साहब आपने की थी इंदिरापुरम के जी। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो मतलब ये 33 गुरुद्वारों में भी इसी तरीके की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। मैडम, सारे गुरुद्वारे आपस में कनेक्टेड है। और मान लो हमारे पास इस टाइम ऑक्सीजन की सेवा दे रहे थे, तो हमारे दूसरे गुरुद्वारों में उन्हीं पेशेंट्स के लिए लंगर बन रहे थे, और दूसरे और गुरुद्वारों में मेडिसिन की तैयारी हो रही थी। तो हमारा एक चेन सिस्टम बना हुआ था कि सारा काम एक ही गुरुद्वारे से नहीं कर सकते। तो लंगर हमारे सी ब्लॉक कविनर गुरुद्वारे में बन रहा था। वो लंगर जो पेशेंट्स के लिए तो है ही है, और जिनके बंदे पॉजिटिव हो गए हैं, घर में क्वारंटाइन है, उनकी सेवा भी खालसा इंटरनेशनल लेके उनको घर तक खाना 3 टाइम को पहुंचाया कि उनकी ना तो मेड आ सकती ना वो खुद बना सकते, उनकी सेवा भी खालसा इंटरनेशनल ली। और कई हजार आदमियों का खाना रोज बन के उनके घरों तक पहुंचता था, जो घरों में क्वारंटाइन थे, उनके ना तो खुद बना सकते थे ना किसी से मंगवा सकते थे। तो वो सेवा भी हमारे इन्हीं गुरुद्वारों की एक चैन ने की।
तो एनसीआर से लेकर के उत्तराखंड तक अभी आप जो सुविधाएं हैं इस संस्था के जरिए वो लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। कौन कौन से आगे राज्यों में जाने की प्लानिंग है खालसा इंटरनेशनल? ऑलरेडी हम 5 राज्यों में तो जा चुके हैं। उत्तराखंड में हमारा पूरा एक मेडिकल कैंप, पूरा हॉस्पिटल खोल चुके हैं। वहां पे लोगों को पूरा जो भी प्रॉब्लम्स आई कोरोना से, उसके लिए हमने अपना हॉस्पिटल खोला। एक पटियाले में हम अपना हॉस्पिटल चला चुके हैं, और अब होशियारपुर वहाँ हॉस्पिटल चल रहा है और एक ऑफिस चल रहा है, और अब लुधियाने में आज हमारी टीम गई है, वहाँ भी एक हॉस्पिटल की तैयारी हो रही है। ये सारा कुछ कोरोना से फाइट करने के लिए सारा कुछ हो रहा है, और कोरोना से फाइट के लिए हमारे ये सारे हॉस्पिटल्स, और इवन हमारा इंदिरापुरम एक जो सेंटर है यहाँ पे बहुत बड़े हॉस्पिटल की तैयारी चल रही है। 100 बेड के लगभग हॉस्पिटल की तैयारी। हाँ जी मैडम, ठीक है ठीक है। तो ये हमारे हॉस्पिटल्स हैं जो इस टाइम सेवा के लिए पूरे तैयार है। थर्ड वेव के लिए सारी मेडिसिन, सारी तैयारियां हमारी बिल्कुल टॉप लेवल पे चल रही है। 5 लाख मेडिसिन किट आपने लोगों में वितरित की, रमी साहब। मैडम, वो मेडिकल किट हमारी 5 लाख के अलावा भी हमारी और भी देहातों में जहां पे कोई नहीं पहुंच पाता, वहां तक हमने मेडिसिन पहुंचाई। उसके लिए कि कोरोना से फाइट के लिए, जब तक अभी तक कोई मेडिसिन डिक्लेयर नहीं हुई थी, बट जो कम्युनिटी बूस्टर थे उनका एक हमने अपना पैकेज बनाया जो डॉक्टरों से अप्रूव करा के कि ये कोरोना से फाइट करने के लिए यही टैबलेट्स हॉस्पिटल में दी जाती हैं, यही सारा कोर्स कराया जाता है। वो हमने लोगों के घरों घरों तक जाके गांव में पहुंचाया, और पूरे एनसीआर से लेके पूरे इंडिया में हरिद्वार, लुधियाना, जगह जगह जाके हमने कैंप्स लगा के लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन दिया। और साथ में उसके अलावा जो हमारा काम था कि ऑक्सीजन के टाइम पे हमने अपनी एक मोबाइल ऑक्सीजन सेवा चालू की, जिसमें एक ही गाड़ी में 10 आदमियों को एक गांव में जाकर ऑक्सीजन दी जा सकती है। वो हमारी गाड़ी निरंतर चलती रही। जब ये ऑक्सीजन की आपदा आई तब ये हमारी गाड़ियां गांव-गांव में जाके लोगों को ये सुविधा प्रदान करती रही। 120 परिवारों को आपने गोद भी लिया है, और बेहतरीन बात मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि 120 परिवार वो हैं जो सरकारें बहुत बड़े बड़े दावे करती रहती हैं कि ठीक है, परिवार ने किसी को गवा दिया, पिता को गवा दिया और अपनी माँ को गवा दिया, तो उसके बाद उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकारें लेती हैं। लेकिन रमी साहब, वो चीजें उन तक पहुंच नहीं पाती, वो मुहैया नहीं हो पाती है। एक परिवार को अगर 2000 रुपए मान लिया दिल्ली सरकार ने देने की बात कही है बच्चे को, कि उसके सर से माँ बाप का साया दोनों उठ चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 25 साल तक नहीं हो जाते हैं तो हम आपको 2000 रुपए देंगे। लेकिन बेहतरीन कदम खालसा हेल्प इंटरनेशनल संस्था की तरफ से कि आपने 120 परिवारों को गोद लिया है। विस्तार थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मैडम, जो परिवार इस आपदा में अपने कमाने वाले फैमिली मेंबर को खो चुके हैं, जिनका कोई भी रखवाला नहीं है, उनकी फैमिली को कोई पूछने वाला नहीं है, गवर्नमेंट ने और जो सरकारों ने जो फैसले दिए, इनसे कुछ भी नहीं बनना। इनसे इनका 2, 4 या 5 दिन का गुजारा भी नहीं होगा। तो हम पूरे मंथ के उनका हिसाब लगाते हैं, उनको कितना राशन चाहिए, उनके बच्चों की स्कूल की फीस, उनकी मेडिकल सुविधा, और उसके अलावा जो उनके खर्चे हैं उसको बेयर करने के लिए। इस करके हम इतने बड़े वायदे नहीं करते। 120 फैमिली अभी तक हमने पॉइंट आउट किए हैं और आगे भी पॉइंट आउट कर रहे हैं। पूरा उसमें हमारी स्टडी चल रही है, बट हम उनका पूरा फैमिली को कवर करेंगे। उनकी फैमिली में जब तक कोई कमाने वाला या स्टेबल नहीं हो जाती उनकी फैमिली, तब तक हम उनको पूरी सपोर्ट करेंगे। यही एक हमारा पार्ट एक हॉस्पिटल में भी है। जो हमारा हॉस्पिटल है वो खालसा हेल्प इंटरनेशनल कोरोना हॉस्पिटल है, जिसमें A to Z कोरोना से जो भी मुसीबतें आई उससे एंड तक जूझने की हमने सुविधा अपने हॉस्पिटल्स में रखने की एक प्लानिंग बनाई है, और ये प्लानिंग इसी में इन्वॉल्व है। रमी साहब, जब कोई व्यक्ति निकलता है लोगों की मदद करने के लिए, तो उसके पीछे अफवाहों का पुलिंदा भी अपने आप ही निकल पड़ता है। अब आप जैसे कह रहे हैं कि क्योंकि मेरे पास भी जानकारी है कि लगभग 250 टन राशन आपने लोगों में वितरित किया। अब ये तो एक लगभग अंदाजा लगाया जाता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता रहता है कि कौन व्यक्ति कितने टाइम के लिए आ रहा है, ठहर रहा है उस गुरुद्वारे में और खा पी रहा है। ये तो सिर्फ एक अनुमान लगाया जाता है। लेकिन इससे ज्यादा, जैसा कि रमी साहब ने बताया कि जैसे मेडिसिन किट की बात हुई, तो जितनी थी नहीं उससे भी ज्यादा वितरित की होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि गांव में भी जाकर के उन्होंने वितरित की हैं। अफवाहों का पुलिंदा इस तरीके से आ जाता है जैसे एक टाइम ऐसा था जब हॉस्पिटल्स को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, दवाइयां नहीं मिल पा रही थी, वैक्सीन बहुत सारे हॉस्पिटल्स में कम हो गई, लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कह दिया गया कि नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में क्योंकि तस्वीरें हमने भी देखी थी कि किस तरीके से जो पंजाबीज थे वो ले जा करके लोगों की मदद कर रहे थे, और जैसा आपने कहा कि आपने जा करके सड़कों पर कैंप लगाया था लोगों की मदद करने के लिए। अफवाहें ये हुई कि जब सरकार के पास नहीं है,
जब हॉस्पिटल्स के पास नहीं है, तो ये जो मदद कर रहे हैं, आखिर इन तक ये सारी चीजें कैसे पहुंच रही हैं? रमी साहब। मैडम, ये सारी एक हमारी जिद है कि हमें जो करना है तो करना ही है। जी 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 रमी साहब। जो हमें करना है तो करना ही है। इसी जिद के आगे ये सारी हमारी तैयारियां हुई। हमें यहाँ से कहीं से भी ऑक्सीजन आसपास से नहीं मिली। हमारा टारगेट 200, 400, 500 किलोमीटर दूर जो इनके ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं, वहां से हमने कलेक्शन किया। और 5-5 गाड़ियां इसी काम में दिन रात मेरे वॉलंटियर के साथ लगी रहती थी। और जो इस काम में जो इस टाइम इतने बंदों की हमने जान बचाई, उसमें सबसे मेन जो थी वो ऑक्सीजन ही थी। और उस ऑक्सीजन की फाइट के लिए हमने कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं छोड़ा कि कहीं पे हमें हाथ पैर जोड़ने पड़े। हाथ पैर जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट मांगी। कहीं पे हमें पैसा, जो ऑक्सीजन सिलेंडर हमारा सिर्फ 200 से 300 रुपए कॉस्ट करता है, उसके लिए हमने 5-5, 10-10, 20-20 हजार भी पे किया कि वो आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए थे। तो इस करके आदमी की जिंदगी से ज्यादा बड़ी कीमत किसी चीज की नहीं होती। ये इच्छा हमने अपने मन में लाई, तभी ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। नहीं तो अब आदमी सोचे कि मुझे अगर 200 किलोमीटर दूर से एक सिलेंडर लाना है, तो शायद वो अपने घर पे चुपचाप सो जाके, छोड़ो पर यार, मुझे क्या जरूरत है, मेरे घर वाले तो ठीक है, मुझे क्या जरूरत है इस परेशानी में पड़ने की। बट हमने उन्हीं परेशानियों को सबसे पहले फेस करके और जब ये काम किया, तो ये वाहिगुरु ने ऐसा हमारा रास्ते को साफ किया कि हमें हर जगह से मदद भी मिलनी चालू हो गई, सपोर्ट भी मिलनी चालू हो गई। और पूरा हम जो अपना काम कर सकते थे, उसमें हम पूरा अपने योजना के अनुसार, हमें ऑक्सीजन के पीछे जो हमारे 50 से 60 सिलेंडर एक 24 घंटे में खर्च होते थे, शायद उतने सिलेंडर पूरे गाजियाबाद में भी खर्च नहीं हो रहे थे जितने हमारे वहां पे सेंटर में खर्च हो रहे थे। जी रमी साहब, एक आखिरी सवाल, क्या कुछ अनुमान होगा कि कितना आखिर दवाइयां या उपचार और जैसे लंगर की व्यवस्था करवाई गई है, तो कितनी संख्या में लोगों के लिए करवाई, क्योंकि ताकि दर्शक समझ सके कि एक संस्था ऐसी भी आई मात्र जिसे 2 साल हुए हैं, उसने लोगों की इतनी भारी मात्रा में मदद की, जब सारी संस्थाएं चुप होकर के बैठ गई थी, धरती से गायब हो गई थी और सरकारें भी कोविड टाइम पे गायब हो गई थी। कुछ अगर बता सकते हो तो लगभग अंदाजा। इस बारे में मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ से बना हुआ खाना पिछले कोरोना से 5 महीने जब तक लॉकडाउन चला, 15,000 आदमियों का पर डे पैक होकर उनके घरों तक पहुंचा था। राशन तो 250 टन जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि हमारी हेल्पलाइन नंबर जो था, जो गाजियाबाद एनसीआर में दिया था, वो हमारे नंबरों पे डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि उन्हें पता है कि हेल्प जो आनी है वो खालसा हेल्प इंटरनेशनल से ही आनी है। तो वो हमारे नंबरों पे डिवाइड हो गया। उसमें आप अनुमान लगा सकते हैं कि जितनी सरकारें सहायता कर रही थी, उतनी खालसा हेल्प इंटरनेशनल ने पैरेलली की। तो इससे जितना भी अफवाहें हैं, वो अफवाहें को झुठलाते हुए हमने नेक्स्ट जो ऑक्सीजन का लंगर लगाया, उसमें सब चीजें अफवाहें पीछे धूमिल हो गई कि राशन का लंगर तो हर बंदा लगा रहा है, और क्वांटिटी आप देखिए कितनी क्वांटिटी तक। कई एनजीओ हमसे ही राशन लेके अपनी फोटोग्राफी करा के चुपचाप घर जाके सो जाते थे। बट हम 24 घंटे फेसबुक पे, हमें कोई भी फॉलो कर सकता, हम 24 घंटे सेवा में लगे रहे। तो इन्हीं चीज का ये आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारी सेवा तभी लोगों ने देखी और हमें प्रोत्साहन भी दिया और हमें हेल्प भी बहुत की। पूरे वर्ल्ड से हमें हेल्प आई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत सिंह रमी, खालसा हेल्प इंटरनेशनल के सर्वा हमारे साथ जुड़े हुए थे दमदार शख्सियत में। तो आज गुरप्रीत सिंह रमी से बात करके मुझे यहाँ पर एक कहावत याद आ रही है कि मुट्ठी खोल के तो देखो, शायद तुम्हारी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। कुछ लोग थे जो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, अपनी किस्मत को कोसते रहे, कुछ अपने एसी कमरों से बाहर ही नहीं आ पाए। तो वहीं देश में एक धड़ा ऐसा भी था जिन्हें हम आज खालसा हेल्प इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं, जो बैठे नहीं रहे, अपने घरों से बाहर निकले लोगों की मदद करने के लिए। और आज देश की जनता इन्हें रब का मसीहा के रूप में देखती है। तो कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। उम्मीद यही है और आज भी कि काश देश का हर नागरिक गुरप्रीत सिंह रमी जैसा होता, तो हजारों लोगों की जान सड़कों पर नहीं गई होती। आज देश के हर कोने में खालसा हेल्प इंटरनेशनल पहुंच रहा है और देश के नागरिकों की हर संभव मदद कराने की कोशिश की जा रही है। दमदार शख्सियत में आज हमारे साथ थे गुरप्रीत सिंह रमी। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और दमदार शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।